Good morning, viewers. Welcome to this law lecture series. Today's topic is substantive law and procedural law in Hindi. सारवान विधि तथा प्रक्रियात्मक विधि. सारवान विधि तथा प्रक्रियात्मक विधि. रूपरेखा देखिए. पहला सारवान विधि और ये दूसरा प्रक्रियात्मक विधि. आइए देखते हैं सारवान विधि क्या है. सारवान विधि के संबंध में तीन आधारभूत बिंदु तैयार कीजिए. पहला, सारवान विधि अधिकार, दायित्व तथा निर्योग्यता को निर्धारित करती है. पक्षकारों के अधिकारों, उनके दायित्वों तथा उनकी निर्योग्यताओं का अवधारण सारवान विधि द्वारा होता है. दूसरा, सारवान विधियां दो प्रकार की हो सकती हैं. यह सिविल प्रकृति की हो सकती हैं और यह दांडिक प्रकृति की भी हो सकती हैं. भारतीय संविदा अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम और निजी विधियां, करारोपण विधियां, ये सभी सारवान सिविल विधियां हैं. भारतीय दंड संहिता और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, यह सारवान दंड विधियां हैं. तीसरी बात देखिए, कोई भी अधिनियम या कोई भी संहिता या संविधि पूर्णतः सारवान नहीं होती और न ही वह पूर्णतः प्रक्रियात्मक होती है. सारवान विधि में भी कुछ सेक्शंस, कुछ व्यवस्थाएं प्रक्रियात्मक प्रकृति की हो सकती हैं. इसी प्रकार प्रक्रियात्मक विधि में भी कुछ उपबंध सारवान विधि का टच, सारवान विधि का स्पर्श लिए हुए हो सकते हैं. कोई भी विधि पूर्णतः सारवान नहीं और कोई भी विधि पूर्णतः प्रक्रियात्मक नहीं. आइए इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं. मैंने कहा कि इस वस्तु पर मेरा स्वामित्व है, मैं इसका स्वामी हूं, मुझे इस पर स्वामित्व का अधिकार है. आपने कहा नहीं, आपको इस पर स्वामित्व का अधिकार नहीं है. अब मुझे स्वामित्व का अधिकार है या नहीं, यह सारवान विधि का विषय है. यह तय होगा उत्तराधिकार संबंधी विधि से, यह तय होगा वसीयत संबंधी विधि से, या यह तय होगा संपत्ति के अंतरण से संबंधित विधि से. दायित्व, मैंने आप पर आरोप लगाया कि आप हत्या के लिए दायी हैं. आपने कहा नहीं, मैं निर्दोष हूं और मैंने कोई हत्या नहीं की. अब आप दोषी हैं या निर्दोष हैं, ये तय होगा धारा 299 और धारा 300 आईपीसी, सपठित साधारण अपवाद, वहां से तय होगा. तो सारवान विधि से तय होगा अधिकार का प्रश्न और सारवान विधि से ही तय होगा दायित्व का प्रश्न और सारवान विधि से ही तय होगा निर्योग्यता का प्रश्न. मैंने आपसे कहा कि आप संविदा नहीं कर सकते, आप निर्योग्य हैं, आप अक्षम हैं, आप अवयस्क हैं, या आप चित्त विकृत हैं, या आप विधितः निर्योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए आप संविदा नहीं कर सकते, आप निर्योग्य हैं. आपने कहा नहीं, मैं वयस्क हूँ, मैं स्वस्थ चित्त हूँ और मैं किसी भी विधि द्वारा संविदा करने से निर्योग्य घोषित नहीं किया गया हूँ. तो ये प्रश्न कि आप निर्योग्य हैं कि निर्योग्य नहीं हैं, यह भी सारवान विधि से तय होगा. तो सारवान विधि से तय होता है पक्षकारों का अधिकार, उनका दायित्व या उनकी निर्योग्यता. दूसरा पॉइंट आपने देखा कि सारवान विधियां सिविल प्रकृति की भी हो सकती हैं और सारवान विधियां दांडिक प्रकृति की भी हो सकती हैं.
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए, पर्सनल लॉज, टैक्सेशन लॉज, ये सब सिविल सारवान विधियां हैं। और आईपीसी, एनडीपीएस एक्ट वगैरह ये सब दांडिक सारवान विधियों के उदाहरण हैं। अब तीसरा ये, कोई भी अधिनियम या कोई भी संहिता या कोई भी संविधि 100% सारवान नहीं होता, 100% प्रक्रियात्मक नहीं होता। सारवान विधि के भीतर भी 1-2 सेक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो अपने मूल में प्रक्रियात्मक प्रकृति के हों। इसी तरह से प्रक्रियात्मक विधि में भी कुछ एक धाराएं, कुछ एक उपबंध ऐसे हो सकते हैं जिनमें सारवान प्रकृति हो। इसे इस उदाहरण से समझिए। यह देखिए धारा 82 आईपीसी। आईपीसी एक सारवान विधि है, लेकिन आईपीसी का सेक्शन 82 सारवान नहीं है, यह तो प्रक्रियात्मक है। इसमें तो निश्चायक प्रकल्पना है। दंड विधि धारा 82 आईपीसी यह निश्चायक प्रकल्पना करती है कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध करने में अक्षम है। तो यह निश्चायक प्रकल्पना है सेक्शन 82 आईपीसी के अंतर्गत। और आप जानते हैं प्रकल्पना का नियम यह प्रक्रिया का नियम होता है। तो धारा 82 है तो आईपीसी में, जो कि एक सारवान विधि है, किंतु यह अपनी प्रकृति से निश्चायक प्रकल्पना का प्रावधान करता है, अर्थात यह प्रक्रियात्मक प्रकृति का है। ऐसे ही धारा 115 देखिए, साक्ष्य विधि का साक्ष्य विधि की धारा 115। साक्ष्य विधि या साक्ष्य अधिनियम प्रक्रियात्मक है, लेकिन यह विबंध या स्टॉपेल यह अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए स्टॉपेल सब्सटेंटिव नेचर का है, सारवान प्रकृति का है। भले ही विबंध से संबंधित नियम धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए गए हों, किंतु विबंध अपनी प्रकृति से सारवान है। कैसे? मैंने आपसे कहा कि मुझे यह वस्तु बेचने का अधिकार है, और अगर आप 20 रुपए दें तो मैं इसे आपको तत्काल बेच सकता हूं। मैंने आपके समक्ष मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, मैंने आपके समक्ष इंटेंशनली और नोइंगली, जानबूझ करके और साशय एक व्यपदेशन किया है, और आपने इस व्यपदेशन को सत्य समझते हुए इस पर अमल किया और 20 रुपए दे करके मुझसे आपने इसे प्राप्त कर लिया। अब बाद में आगे चल के मैं ये कहता हूं कि नहीं, इस पेन को बेचने का मुझे कोई अधिकार ही नहीं है, और ये पेन मैं वापस लेना चाहता हूं, इसका कब्जा आपसे वापस पाना चाहता हूं, ये कहते हुए कि मुझे तो ट्रांसफ़र करने का राइट ही नहीं था, इसलिए ट्रांसफ़र इलीगल है, वॉइड है, मुझे ये पेन वापस चाहिए। तब आप कहिएगा नहीं, अब मैं इसका कब्जा नहीं छोड़ूंगा। स्टॉपेल, आप विबंध की प्रतिरक्षा लेकर अपने कब्जे का रक्षण कर सकेंगे, और इस तरह से इस पेन का स्वामी होते हुए भी मैं इसे वापस नहीं पा सकूंगा, मेरा अधिकार मृत हो जाएगा। तो स्टॉपेल या विबंध साक्ष्य विधि का हिस्सा होते हुए भी, उसका भाग होते हुए भी अपने मूल में सारवान प्रकृति का है। इसलिए यह कहना ठीक है कि कोई भी अधिनियम या कोई भी संहिता पूर्णतः सारवान या पूर्णतः प्रक्रियात्मक नहीं होती है। उसके कुछ उपबंध सारवान या प्रक्रियात्मक हो सकते हैं। अब आइए प्रक्रियात्मक विधि पर। प्रक्रियात्मक विधि को एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं, इसको विशेषण विधि भी कहते हैं। प्रक्रियात्मक विधि, प्रोसीजरल लॉ या एडजेक्टिव लॉ में कोई अंतर नहीं है, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। प्रक्रियात्मक विधियां प्रक्रिया प्रावधानित करती हैं, यह हमें मैकेनिज्म या मशीनरी प्रदान करती हैं, यह हमें प्रैक्टिस उपलब्ध कराती हैं, प्रचलन या परिपाटी या प्रक्रियात्मक आधार प्रदान करती हैं। सारवान विधि द्वारा जो कुछ दिया गया है वो प्राप्त कैसे होगा, वो लागू कैसे होगा? प्रक्रियात्मक विधि के माध्यम से। प्रक्रियात्मक विधियां
हमें प्रक्रिया उपलब्ध कराती हैं, हमें ये मशीनरी या तंत्र उपलब्ध कराती हैं, ये हमें परिपाटी या परंपराएं निर्धारित कराती हैं और इसके माध्यम से सारवान विधि को व्यवहार में लाया जाता है। आपके पास एक कार है, लेकिन उस कार को चलाने के लिए सड़क भी तो होनी चाहिए, वरना वह कार आप क्या करेंगे। ऐसे ही जो कुछ भी सब्सटेंटिव लॉ में दिया गया है उसे व्यवहार में उतारने के लिए और लागू करने के लिए प्रक्रियात्मक विधियां आवश्यक होती है। ये आधारशिला हैं जिन पर सारवान विधि चलेगी और प्रभावी होगी। प्रक्रियात्मक विधियों का विधिशास्त्रीय आधार देखिए। प्रक्रियात्मक विधियों का विधिशास्त्रीय आधार क्या है? आपने वो लैटिन सूक्ति पढ़ा है, यूबी जस इबी रेमेडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। यदि मुझे अधिकार है, सारवान विधि में मुझे अधिकार है, तो प्रक्रियात्मक विधि ज़रूरी है ताकि उस अधिकार को धरातल पर लाया जा सके, व्यवहार में उतारा जा सके। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार होगा ही होगा। तो प्रक्रियात्मक विधि इसी सूत्र पर आगे बढ़ती हैं। अब देखिए प्रक्रियात्मक विधियों की प्रकृति। प्रक्रियात्मक विधियां सारवान विधि की सहयोगी विधियां होती हैं। ये उनसे संबद्ध विधियां हैं, यह उनकी सहयोगी विधियां हैं। ये अच्छी सेवक हैं, किंतु यह अत्याचारकारी नहीं है, ये अत्याचारी नहीं है, ये उत्तम सेवक हैं। जो कुछ सारवान विधि में दिया गया है ये हमें उसे उपलब्ध कराती हैं। ये हमारे लिए उत्तम सेवक के रूप में कार्य करती हैं। यह अत्याचारी विधि नहीं है कि हमें सारवान विधि द्वारा दी गई किसी चीज़ से वंचित कर दे, उसमें कोई अवरोध उत्पन्न करके वंचित कर दे। नहीं, ये टायरेंट नहीं है, यह गुड सर्वेंट है। जो कुछ सारवान विधि द्वारा नहीं दिया गया है तो प्रक्रियात्मक विधि आपको वो चीज़ नहीं दिला सकती। इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं है कि जो चीज़ सारवान विधि द्वारा प्रदत्त नहीं है प्रक्रियात्मक विधि उसे हमें दिला दे, नहीं दिला पाएगी। ठीक इसी तरह से जो कुछ हमें सारवान विधि द्वारा प्रदत्त है, प्राप्त है, तो प्रक्रियात्मक विधि उसे छीन भी नहीं सकती। इससे समझ में आता है कि प्रक्रियात्मक विधियां अपनी सीमाओं के अधीन कार्य करती हैं। यह हमें वह नहीं दे सकती जो सारवान विधि द्वारा नहीं दिया गया है, और न ही यह हमसे वह कुछ छीन सकती हैं जो सारवान विधि द्वारा हमें प्रदान किया गया है। लास्ट पॉइंट पे आइए, प्रक्रियात्मक विधियों का निर्वचन। प्रक्रियात्मक विधियों को इंटरप्रेट कैसे किया जाए, उनका निर्वचन या उनकी व्याख्या कैसे की जाए, इसके संबंध में वैसे तो बहुत से निर्णय हैं, लेकिन एक निर्णय आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जय जय राम मनोहर वर्सेस नेशनल बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कंपनी 1969 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि प्रक्रियात्मक विधियों का निर्वचन कैसे करना चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला, प्रक्रियात्मक विधियों का निर्वचन उदारतापूर्वक होना चाहिए और अनावश्यक अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने से बचना चाहिए। जब आप प्रक्रियात्मक विधि के किसी नियम का निर्वचन कर रहे हैं तो उदार रहेंगे और आप उसका निर्वचन करते समय अनावश्यक रूप से तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे। कोई अधिकार मेरे पास है तो मुझे उपचार मिलना चाहिए। आप सिर्फ त्रुटि के आधार पर, भूल के आधार पर, चूक के आधार पर, उपेक्षा के आधार पर या प्रक्रियात्मक किसी नियम के उल्लंघन के नाम पर मुझे मेरे अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। मुझे अधिकार है तो उपचार मिलना ही चाहिए। हो सकता है कहीं कुछ मुझसे मिस्टेक हुई हो सकता है मेरे द्वारा कोई नेग्लिजेंस किया गया हो सकता है कि मैंने प्रक्रिया के किसी नियम का उल्लंघन ही क्यों न कर दिया हो। इन सब के बावजूद आप मुझे अनुतोष अवश्य देंगे।
प्रक्रियात्मक विधियों का हाइपर टेक्निकल दृष्टिकोण से इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। उदार रहिए। ये केस लीडिंग केस है, इसको तैयार कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।